गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जहाँ छोड़ा था उसके आगे से अपन स्टार्ट करते हैं आज कि वहाँ के जितने भी लोग थे, कस्बे के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने, आप लोग ये मान लीजिए कि वहाँ एकमात्र ड्राइंग मास्टर था जो कक्षा 10वीं क्लास के छात्रों को पढ़ाता था। उसको ये काम सौंप दिया जिसका नाम था मोतीलाल, कि ये अपने स्थान में, अपने कस्बे में रहने वाले हैं। तो बाहर से बुलाने पर, किसी व्यक्ति को बाहर से बुलाते हैं तो पैसा भी बहुत अधिक लगेगा, उसको रहने के लिए स्थान देना पड़ेगा, उसका खाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, बहुत सारे जिम्मेदारी वाले काम अपने ऊपर आ जाते हैं। तो इन सब बातों को सोचकर जो स्थान के लोग थे, जो वहाँ कस्बे के लोग थे, उन सब लोगों ने यह जुगाड़ बनाई और यह सोचा कि यहाँ जो अपने कस्बे में जो एक मास्टर रहता है, मास्टर मोतीलाल, जो कि एक बहुत अच्छा चित्रकार है, उसी चित्रकार को ये मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया जाता है, जिससे काम, समय अवधि जो कम है, उस कम अवधि के अंदर वो कार्य संपन्न भी हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा और पैसे भी अत्यधिक नहीं लगेंगे। ये सोचकर उसके ऊपर वो काम सौंप दिया गया। आगे देखिए अब। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। यस, अब यहाँ लेखक बता रहे हैं कि सफ़ेद संगमरमर से जो बनी हुई सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति थी, वो मूर्ति टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक, यानी कहने का मतलब है कि छाती तक वह मूर्ति 2 फुट ऊंची थी और देखने में वह बिल्कुल सफ़ेद, सुंदर और बहुत ही अच्छी प्रतीत होती थी। ये लग रहा था कि नेताजी वाकई में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लग रहे हैं। कुछ कुछ मासूम और कमसिन, अंडरलाइन करिएगा बेटा। कमसिन का मतलब होता है सुंदर, बिल्कुल नाजुक, कि मूर्ति देखने में, उस मूर्ति को देखने में बहुत ही, उस पर एक मासूमियत नज़र आ रही थी और वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही कमसिन सी, नाजुक सी नज़र आ रही थी। फौजी वर्दी में यानी उनके जो वस्त्र, संगमरमर पर ही जो वस्त्र धारण कर रखे थे, वो फौज के जैसी वर्दी होती है, उस तरह के ही वस्त्र उसके ऊपर सुसज्जित कर रखे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, आगे का मैं बोल रही हूँ, इसमें नहीं लिख रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वगैरह याद आने लगते थे, यानी वगैरह नारे जो हैं वो याद आने लगते थे। कहने का मतलब है कि स्वयं प्रकाश जी ने बताया है कि मूर्ति इतनी खूबसूरत थी, मूर्ति इतनी सुंदर थी कि देखते ही इंसान उसे भावुक हो जाता था, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता था और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते ही उसके अंदर से, उसके अंतःकरण से ये नारे गूंजने लगते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या दिल्ली चलो। इस तरह के नारे उसके अंदर अपने आप ही अंदर से गूंजने लगते थे और वह व्यक्ति जो सामने देखता था वह बोलने लगता था। तो इस तरह से, इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। यानी कहने का मतलब है कि जो भी कस्बे वालों ने ये सड़क के चौराहे पर जो मूर्ति बनाने का जो कार्य करवाया था, सब कुल मिलाकर के एक देशभक्ति की मूर्ति चौराहे पे लगाना, उसे इस तरह से सुसज्जित करना कि उसे देखकर ही व्यक्ति भावुक हो जाए, तो ये सब कुछ देखते ही सब कुल मिलाकर के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सड़क पर जो कार्य किया गया है वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है, सराहना योग्य कार्य ही किया गया है। आगे देखिए। केवल एक चीज की कसर थी, यानी कमी थी। कसर पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऊपर कमसिन का भी लिख लीजिएगा, सुंदर बताया है मैंने। उससे पहले ऊहाफ होता, उसका मतलब दुविधा होती है, वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो केवल एक चीज की ही कसर थी जो देखते ही खटकती थी। खटकने का मतलब होता है कि कमी महसूस होती थी, जो देखते ही खटकती थी, कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था,
यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब राइटर आपसे कह रहा है, स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि चश्मे पर मतलब एक ही कमी, बहुत छोटी सी कमी खटकती थी मन को कि मूर्ति पर जो संगमरमर का, जो मार्बल का जो चश्मा था, सब कुछ मूर्ति में बहुत अच्छा था, लेकिन आंखों पर जो चश्मा था वो नहीं पहनाया गया था। चश्मा तो था लेकिन चश्मा कैसा था? वह चश्मा ओरिजिनल चश्मा था। जिस चश्मे, अंडरलाइन करिएगा बेटा यहाँ से, कि वह चश्मा चौड़े और काले फ्रेम का था, जो कि ओरिजिनल चश्मा, रियल चश्मा उस मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया अर्थात ध्यान दिया, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी यानी आश्चर्यचकित, अंडरलाइन करिएगा, मुस्कान फैल गई और बोले, वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल यानी ओरिजिनल, सचमुच का चश्मा। कहने का तात्पर्य है कि जो हालदार साहब, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हालदार साहब अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस कस्बे से निकल करके जाते थे, तो कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर उनकी आंख सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर, जो संगमरमर की बनी हुई थी, उसके ऊपर अपने आप ही चली जाती थी। आज उन्होंने देखा, उस पर गौर फरमाया कि उस मूर्ति पर जैसे ही वो उस कस्बे में जाते थे तो वहाँ एक पान वाला था, उस पान वाले की दुकान पर वह पान खाने के लिए रुकते थे। आज उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर एक चश्मा है, और चश्मा भी कैसा कि चश्मा संगमरमर का नहीं बना हुआ, बल्कि चश्मा कैसा बना हुआ है? रियल, ओरिजिनल, जैसा हम तुम पहनते हैं वैसा चश्मा उस मूर्ति के ऊपर लगा हुआ है। जैसे ही उन्होंने उस चश्मे को देखा, उस चश्मे को देखते ही वह, उनके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित, एक कौतुक भरी यानी एक आश्चर्यचकित जो मुस्कान थी वह फैल गई। वह हंसने लग गए, मुस्कुराने लग गए और कहने लग गए, वाह क्या आइडिया है, जिसने भी सोचा है वह बहुत ही अच्छा सोचा है कि मूर्ति पत्थर की और चश्मा उसे ओरिजिनल रियल पहना दिया गया है। आगे देखिए बेटा, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है, जैसे अपन लोग हैं, किसी चीज़ को अपन देखते हैं ना, तो देखने के बाद जब अपन कुछ आश्चर्यचकित चीज़ देखते हैं तो उस चीज़ को देखने के बाद अपने दिमाग से वो सहजी हटती नहीं है। तो वही हालदार साहब के साथ में हुआ कि वो चीज़ उनके दिमाग से चाहकर भी निकल नहीं पा रही थी, उनके मन में वो घूमती जा रही थी। अब उस चीज़ के बारे में उन्होंने विचार किया, सोचा, और सोचने के बाद उन्होंने यह कुल मिलाकर के यह निष्कर्ष निकाला कि जो मूर्ति है उस मूर्ति पर चश्मे की कमी को देख करके उसके ऊपर ओरिजिनल चश्मा लगाना वाकई में इस कस्बे के रहने वाले लोगों के लिए यह एक बहुत ही सराहनीय यानी प्रशंसनीय प्रयास ही कहा जाएगा कि जिन्होंने अपने देशभक्ति की मूर्ति पर किसी कमी को पूरा करने के लिए उस पर छोटा सा एक खूबसूरत काम करने का प्रयास किया है। महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। वाकई में सच कहा गया है कि हम यदि वाकई में सच्चे मन से उस चीज को भांपें, उस चीज को देखें, तो मूर्ति महत्व उस मूर्ति के रंग से कि वो सफ़ेद है या थोड़ा हल्का है या मटमैला रंग नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। उस मूर्ति के रंग, रूप या वो कितनी छोटी बनाई गई है या बड़ी बनाई गई है, इस चीज़ का महत्व नहीं है। चाहे वह गोरी है, काली है, ऊंची है, नीची है, कैसा भी कद है, कैसा भी आकार है, उसका भावना
महत्व उस भावना का है कि जिन व्यक्तियों ने ये कार्य किया है, जिन व्यक्तियों ने ये प्रयास किया है, जिन व्यक्तियों के मन में ये बात कौंधी है, तो वो बात जो है वाकई में एक प्रशंसनीय सराहनीय बात है कि देखिए किसी देशभक्ति की मूर्ति पर छोटी सी कमी होने को देखकर ही किसी महान व्यक्ति ने उस कमी को दूर करने का प्रयास किया है। तो उस चीज का महत्व यहाँ लेखक ने उभारा है। वरना आज के देश में देखो तो लोग मूर्तियों को देखते हैं, चौराहों पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, हम भी देखते हैं, हमारे टोंक के अंदर भी बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई हैं, चाहे उनके ऊपर मिट्टी लगी हुई हो, चाहे वो चारों तरफ से वहाँ गंदगी हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं चौराहे पर और अपने काम से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि उस मूर्ति को देखने के बाद उसकी कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है, तो वाकई में हम लोगों के लिए एक सबक की बात ये कही गई है कि वाकई में इसी तरह की देशभक्ति की भावना यदि हर व्यक्ति के हृदय में होगी तो वाकई में छोटे छोटे से काम करके हम अपने देश में जो बहुत सारे लोग जो शहीद हुए हैं, हमारे देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है, हम उनके लिए किसी न किसी प्रकार से अपना अपना सहयोग दे सकते हैं, अपना किसी न किसी प्रकार से छोटा सा बलिदान देने की कोशिश हम कर सकते हैं। तो वही चीज़ कही जा रही है। वरना यूँ तो आजकल देशभक्ति की बातें, कोई देशभक्ति की भावना की बातें कहता है या कुछ समझाने की प्रयास करता है या सड़क के चौराहे पे लगी हुई मूर्ति को माल्यार्पण करने के लिए जाए या रोज़ ये व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो हम उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। स्वयं तो करते नहीं, दूसरे व्यक्ति का भी मजाक बनाने लग जाते हैं। तो इस वजह से लेखक ने हमें समझाने की कोशिश करी है कि आजकल वैसे तो देखो तो लोगों के लिए देशभक्ति की बातें ही एक मजाक का कार्य बन गई हैं। दूसरी बार आगे देखिए, दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर सा दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर काले रंग का चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, आश्चर्य और बढ़ा और बोले, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन ये देखो चश्मा तो रोज ही बदल ही सकती है। यानी कहने का मतलब है कि हालदार साहब के लिए जो कौतुक पहले था, जो आश्चर्य पहले था, वो आश्चर्य आज दोहरा हो गया, वो आश्चर्य आज और डबल हो गया। वो कह रहे हैं कि देखिए एक बेजान मूर्ति जो सड़क के चौराहे पर लगी हुई है वह कपड़े नहीं बदल रही, लेकिन कपड़े न बदलने को छोड़ो वह चश्मे वह रोज बदल रही है। तो वाकई में ये एक आश्चर्यचकित वाली बात है कि मूर्ति रोज रोज नए नए चश्मे क्यों पहन रही है, क्योंकि वह जितनी बार जब भी उस मूर्ति की जब उस काम से आ रहे थे, कंपनी के काम से उस कस्बे के अंदर, तो हर बार उन्हें एक नया चश्मा उस मूर्ति के ऊपर सुसज्जित नजर आ रहा था। तो कौतुक उनका और भी दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा था। हालदार साहब की तीसरी बार फिर नया चश्मा था। इसी प्रकार हर बार हालदार साहब ने जब देखा चश्मा उसके ऊपर एक अलग चश्मा नजर आ रहा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। हालदार साहब की, समझिए इस पंक्ति को, हालदार साहब की अब तो आदत पड़ गई थी कि उस कस्बे में जब भी कंपनी के काम से जाते, कस्बे से गुजरते समय वहीं उसी चौराहे पर पान वाले की दुकान पर रुकते और पान वाले की दुकान पर रुक करके उस मूर्ति की तरफ आश्चर्यचकित निगाहों से देखते कि देखें आज इसमें क्या चीज अलग नजर आती है। और चश्मा वही है कि वाकई में दूसरा चश्मा वापस यहाँ पर बदल दिया गया है। एक बार जब कौतूहल दुर्दर्शनीय हो उठा, अंडरलाइन करिएगा बेटा, कौतूहल मैंने आपको बताया आश्चर्यचकित, और दुर्दर्शनीय का मतलब होता है जिसे दबाना कठिन हो। तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है?
अब देखिए हुआ क्या कि हालदार साहब इस बार जब चौराहे पर पहुंचे तो हर बार उस पान वाले की दुकान पे जाते और पान को खाते और पान को खाने के बाद अपने मन ही मन में गुनगुनाने लगते, अपने मन ही मन में सोचने लगते कि हो रहा होगा कैसे भी, किसी ना किसी तरह से हो रहा होगा, मन में ही विचार होते और मन में ही दब जाते। लेकिन इस बार कुछ जो उनका जो कौतूहल था, जो उनका आश्चर्यचकित होना था रोज का, वह आज उसे दबा नहीं पाए, आज अपने अंदर रोक नहीं पाए। वह कौतूहल दुर्दर्शनीय हो उठा जिसे दबाना आज बहुत ही मुश्किल हो गया था और इसी कारण उन्होंने अपने अंदर कौंधने वाले प्रश्नों को उस पान वाले के सामने व्यक्त किया और उससे पूछा कि भाई इस कस्बे के चौराहे पर जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा के ऊपर ये हर रोज जब भी मैं देखता हूँ ये चश्मे कैसे बदल जाते हैं, कौन इसके ऊपर चश्मे लगाता है, किस तरह से ये मूर्ति चश्मे रोज बदलती है, जरा इसका जो भी कारण है वो मुझे बताने का कष्ट करें। उन्होंने जैसे ही पान वाले से कहा, पान वाले ने उनकी बात को सुना और सुनने के बाद आगे क्या हुआ वो आप सुनिए। आगे देखिए बेटा, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर के बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। सुनिए क्या होता है कि जैसे ही हालदार साहब ने पान वाले से अपना प्रश्न किया तो पान वाले जैसे ही हालदार साहब ने पान वाले से प्रश्न किया तो पान वाले की जो रूपरेखा का, उसके जो व्यक्तित्व का वर्णन है वो आप देखिए। सभी से क्वेश्चन बनेंगे, इस वजह से आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी वो आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। ध्यान से सुनिए कि पान वाले ने जैसे ही हालदार ने साहब ने प्रश्न पूछा है, पान वाले ने अपने मुंह में पान को ठूसा, एक तरफ अपने एक गाल की तरफ पान को ठूसा। वह बहुत ही काला था, पान वाला जो था वह बहुत ही काला था, मोटा था और खुश मिजाज आदमी था, यानी हंसता रहता था। और हालदार साहब के इस प्रश्न को सुनकर के वह आंखों ही आंखों में हंसा और हंसा, वैसे ही उसका जो मोटा पेट था वे थिरकने लग गया, यानी उसकी तौंद हिलने लग गई। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे अपने पान की जो पीक थी, मुंह में जो पान था जो चबा रहा था, उसकी पीक को थूका और थूक करके वह अपनी लाल काली बत्तीसी को दिखा करके बोला, पान ठूस करके, कि साहब ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। इस तरह से अब जैसे ही उन्होंने हालदार साहब ने ये सुना, वह बोला क्या करता है। हालदार साहब की कुछ बात समझ में नहीं आई। चश्मा चेंज करता है जी, चश्मा चेंज, पान वाले ने वापस हालदार साहब को समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज करता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। जब हालदार साहब उसके 2-3 बार ये बात कहने पर पूरी तरह से नहीं समझ पाए तो अब पान वाले ने हालदार साहब को थोड़ा अच्छे से समझाने का प्रयास किया और वो बोला, साहब कोई गिराक आ गया समझो। यहाँ गिराक का मतलब है ग्राहक, यानी कोई कस्टमर। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य है कि मानो उसको चौड़े, चौखट का मतलब होता है फ्रेम का, उसको चौड़े फ्रेम का चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा, यानी कहने का मतलब है तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, क्योंकि उस चश्मे को सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति है, उसने अपनी आंखों पर फिट कर रखा है, तो वह कहाँ से लाएगा। इसीलिए वह क्या करता था कि जो चश्मे वाला था, वह चश्मे वाला जिस फ्रेम को सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति
पर लगाने के लिए, फिट करने के लिए जाता था, मानो कोई कस्टमर, कोई ग्राहक उसी फ्रेम का मांगने वाला आ जाता था, तो वह उस फ्रेम को सुभाष बोस की मूर्ति से क्षमा याचना करके, उनके आगे हाथ जोड़ करके, उनके आगे नतमस्तक हो करके कि हे देशभक्त, मुझे इस फ्रेम की आवश्यकता है क्योंकि मेरी दुकान पर कोई ग्राहक आया है। तो इस बात को सुनकर वह उनकी आंखों से बहुत ही प्रेम पूर्वक उस फ्रेम को उतार करके उस फ्रेम को तो अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को दे देता था, और जो दूसरा फ्रेम अब उसके पास था उस फ्रेम को वापस उस मूर्ति पर फिट कर देता था। तो यही बात उस पान वाले ने हालदार साहब को बताने की प्रयास की कि कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया और उधर दूसरा बिठा दिया। यानी कहने का मतलब है कि उस फ्रेम को जो चश्मे वाला था वह अपने कस्टमर को दे देता और दूसरा फ्रेम फिर मूर्ति के ऊपर बिठा देता। इस तरह से ये पैराग्राफ पूरा हुआ। अब नेक्स्ट कल।